सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे सियासी इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं। सियासत में मुज़ाकरात की गूंज फिर बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के इजलास में तजवीज़ दी गई है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत के लिए बाकायदा कमेटीज़ तश्कील दी जाएँ और ये मुशावरत सदर ज़रदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म की सतह पर हो। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल मौजूद ही नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वाज़ेह अल्फाज में किया कि सियासी दर्जा हरारत इतना बुलंद है कि बातचीत मुमकिन नहीं लगती। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात की बात सिर्फ चंद ताकतवर चेहरों तक महदूद है तो फिर इसे हकीकी डायलॉग नहीं कहा जा सकता। उधर सिंध हुकूमत के तर्जुमान शर्जील मेमन बानी PTI की सियासत और सोच से शदीद इख्तलाफ का इजहार कर चुके हैं। ऐसे में ये हम जो देख रहे हैं डायलॉग की राह में जो रुकावटें हैं, ये क्या सियासी ज़िद है या फिर कोई पावर गेम है? ऐसे में मुज़ाकरात अगर हुए तो किसी नतीजे तक पहुंच भी पाएंगे? क्या मामलात बनेंगे? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर शहाब इमाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये जो कौमी डायलॉग के हवाले से कमेटी के जो नाम आए हैं, आप समझते हैं कि ये कोई बात बन पाएगी? और साथ ही साथ जो माहौल की बात की जा रही है उसमें मैं देख रही थी कि फवाद चौधरी साहब हों या बाकी जो नेशनल डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे मामले में, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन असीरान हैं उनको पहले अगर रिहाई उनकी हो जाए तो शायद कोई ऐसा माहौल या टेम्परेचर डाउन हो जाए जिसकी वजह से ये बात बन सकेगी। आप समझते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, इक़दाम गवर्नमेंट को लेने चाहिए या गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी? देखें, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, कोई भी डेडलॉक या कोई भी सोल्यूशन जो है वो डायलॉग से निकलता है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और जो भी मामलात होते हैं दुनिया में जो हमने तारीख में देखा, वो फाइनल जो सेटलमेंट होती है वो ट्रीटीज के बाद हुई हैं, और जो ट्रीटीज हैं वो ज़ाहिर डायलॉग के बाद होती हैं। तो पाकिस्तान में जो अभी जो सूरत हाल है, देखें, जो आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, वो तो मैं ये समझता हूँ कि इस डायलॉग में और इस तरह के प्रोसेस में इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो तो ऑल टुगेदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और वो लोग जो परमानेंट कैरेक्टर्स हैं और जो कैरेक्टर वाले लोग हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। और जो नाम आए हैं, डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में हैं। अगर जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो टॉप लीडरशिप है जिनके पास डिसीजन पावर्स हैं, वीटो पावर्स हैं, अगर ये बैठे हुए होंगे तो डेफिनेटली कोई आउटकम आएगा ना। अगर आप सेकंड टियर लीडरशिप को या थर्ड टियर लीडरशिप की कमेटी बनाते हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाती। हमने माजी में भी यही देखा है, पास्ट में भी, कि कमेटीज बनती हैं, फिर वो जाते हैं अपने बड़ों के पास, फिर वहां से वो फैसला लेकर आते हैं। तो वो अगर डायरेक्टली डायलॉग में अगर बड़े बैठे हैं तो वो कमेटीज और सब कमेटीज को हेड अगर वो कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइन है और ये वे फॉरवर्ड है। और शुरू में अगर आप डायलॉग नहीं करना चाहते और अगर आप ये समझते हैं कि ये माहौल साजगार नहीं है, तो फिर अब इस तरह की नेगेटिव बातें आना शुरू हो जाती हैं। PTI में भी वो उन लोगों को सामने आना चाहिए और जो कि जिनके पास, मैं ये समझता हूँ कि पावर, लीवर पावर्स हो, जो डिसीजन ले सके और एक फैसला कर सके। बाकी जो आप इन्होंने जो बात कही कि जी ख़वातीन जो असीर हैं, देखें, ये किसी रूल ऑफ लॉ के तहत लोग अंदर हुए हैं ना। कोई ला कानूनियत अगर कोई की गई है या कानून को अपने हाथ में लिया गया है, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो ही हैज टू फेस द रूल ऑफ लॉ और जो भी जुडिशल प्रोसेस है उसको उन्होंने उसको फेस करना है। और अगर वो इफ दे आर इनोसेंट, अगर वो ये समझते हैं कि ये केसेस में वो अगर बरी हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो बाहर आ सकते हैं। मगर इस तरह की एक एमनेस्टी देके और आप ये समझें कि वो बाहर आ जाएंगे या बाहर कर दिया जाए और गवर्नमेंट को इस तरह का इक़्तिदार लिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर नैरेटिव जो है अपोजिशन का वो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये जो केसेस हैं या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ चंद ताकतवर फेसेस तक अगर ये महदूद रहता है तो आप वो समझते हैं कि जेन्युइन नेशनल डायलॉग्स फिर नहीं उस तरीके से मुमकिन हो पाएंगे? नेशनल डायलॉग जेन्युइन
बिल्कुल जेन्युइन ही होगा ना, यही जो 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 यूनिटी ऑफ कमांड होती है वो तो एक आदमी के पास होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप 50 लोगों से फैसला लेते हैं। जैसे मैं खुद सिविल सर्विस में रहा हूँ, 25 साल मैंने जॉब की है, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, अल्टीमेट तो उसी के पास होता है। तो अगर वो ही उसी ने ही डायलॉग का पार्ट बनना है और फैसला लेना है, तो ये तो खुशहाल की बात है। जो फैसला 15 दिन में होगा, अगर इस तरह की कमेटी होगी तो वो हफ्ते भर में उसका फैसला हो जाएगा। और डायलॉग अगर कर रहे हैं, बैठना है, कोई मसले का हल निकालना है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिनके पास वीटो पावर्स है, जिनके पास फाइनलाइजेशन की अथॉरिटी है, उन्हीं को एब इनिशो ही बैठना चाहिए, शुरू से ही उन्हीं के पास होना चाहिए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरह के लोग अगर बैठेंगे, कमेटी बनती है, हमने देखा अब जा रहे हैं, फिर वो पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा है, जी वहां से निकले हैं वो कमेटी रूम से, फिर वो उस दफ्तर में गए हैं या उनके घर पे गए हैं, फिर उनसे वो पूछ रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पावरफुल या जो हेड्स है या जो पावर लीवर्स जिनके पास है, अगर वो फैसला करते हैं तो डेफिनेट और पार्ट ऑफ एंड पार्सल बनते हैं डायलॉग का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशहाल बात है कि इनिशियली वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने फैसला करना है और जिन्होंने डेडलॉक को खत्म करना है। ठीक, आई गेट बैक टू यू। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नेगोशिएशन कमेटी है उसका मैंडेट या कॉम्पोजिशन किस होनी चाहिए? जो इस पे अभी से एतराज़ात उठ रहे हैं कि चंद शख्सियात हैं, उसमें हो सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ात बेसिकली ये हो कि कोई सियासी या ज़ाती ज़िद ना आड़े आ जाए, रुकावट ना बन जाए चंद शख्सियात, अगर हम सिर्फ इनको हिस्सा बना दिया जाए नेशनल डायलॉग कमेटी का। सो आप समझते हैं कि ये खदशात किसी हद तक दुरुस्त हैं? क्योंकि अगर हम माजी उठाकर देखें, मियां नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी ऐसे मुतालबात कर चुके हैं, या इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पहले ये चीज़ें हटाई जाएँ उसके बाद। सो आप समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसी शख्सियात होनी चाहिए या इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहिए, ब्रॉडर लेवल पर देखने के लिए? देखिए, हम ना इसके लिए तो बुनियादी चीज़ तो यही है। अभी आप देख लें, ये डायलॉग कमेटी जो है ये अपने तौर पे फैसले कर रही है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि इनके सारे फैसले और सारी बातें, भले नीयत अच्छी भी हो, वो नॉन स्टार्टर ही मुझे लग रहे हैं। देखिए ना, एक चीज़ तो उनकी ठीक है कि जी अगर मामलात को आगे लेके जाना है, CBM के तौर पर अगर आप कोर्ट लखपत के असीरान को रहा कर देते हैं, और दूसरी ये तजवीज़ जिसका आप भी जिक्र करनी है, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ये मिल के कुछ करें, आगे चलें, और तो प्राइम मिनिस्टर भी तो शायद कुछ बात बन सकती। अब सवाल ये कि इस कमेटी ने, डायलॉग कमेटी ने तो कह दिया, मगर क्या इसको हुकूमत मान रही है? क्या PTI मान रही है? देखिए ना, ये जो इनकी मीटिंग हुई थी एक डायलॉग कमेटी वालों की, वहाँ तो आपने देखा कोई सियासी जमात नहीं गई, PTI नहीं गई, PMLN वाले नहीं गए, पीपल्स पार्टी नहीं गई। हाँ, ये वो लोग हैं PTI के जो PTI से निकाले गए हैं या ये खुद छोड़ के गए हैं। उनकी नीयत ठीक हो सकती है कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। ये बात आ रही है कि जी मुल्क में अदम इस्तेकाम जो है ना, वो मुल्क को खुदा न खास्ता सियासी तौर पे जो है ले ना डूबे, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो माशी इस्तेकाम पे भी जो है ना वो असर डालता है। अब सवाल यही है आमना कि एक एफ़र्ट इनकी तरफ से है, दूसरा एफ़र्ट प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ऑफिशियली दोबारा जो ख़त लिख के कहा है अपने सरदार अयाज सादिक साहब को, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, कि आप बातचीत का आगाज़ करें। और इस पे आपने देखा जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं जी हम तैयार हैं बातचीत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से आपने सुन लिया है वो कहते हैं जी बातचीत का फ़ायदा नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये हुकूमत फॉर्म 46 की है, इनसे बात क्या करें, और असल जो बंदे हैं उनसे बात की जानी चाहिए। लेकिन हम ना कुछ चीज़ें हैं, देखिए सख्त रवैये जो है ना उनसे हमेशा नुकसान ही होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसके लिए इनिशियली मेरा ख्याल है थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। मसलन हुकूमत किसी हद तक जो है ना जो कर सकती है, मेरा ख्याल है ये जो असीरान की बात हो रही है, और ये असीरान ने जो दोबारा आपने देख लें, शाह अहमद कुरैशी हो, महमूद हसन हो, एजाज चौधरी हो, सरफराज चीमा हो और यास्मीन राशिदा साहब हों, इन्होंने दोबारा ख़त लिख के बानी PTI को कहा कि बातचीत शुरू की जाए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कि ये तो चाहते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ से अगर शुरुआत होती है तो ये निकल के जब बाहर आएंगे तो ये डायलॉग कमेटी का हिस्सा बनेंगे, तो शायद मेरा ख्याल है मामला आगे जाएगा। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत का एफर्ट अपनी जगह पे, लेकिन PTI तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमती हलकों में क्या इस चीज़ के लिए कुछ आप समझते फ्लेक्सिबिलिटी है इन असीरान को इनकी रिहाई के हवाले से?
देखिए हम ना कुछ इतलात जो है, मेरी भी इतला जो थोड़ी सी यही है कि इस पे थोड़ा सा नरम गोशा है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि एक आध केस रह गया है शाह मोहम्मद कुरैशी का, उनकी राय के बाद जो है ना ये फिर एक एफर्ट हो सकता है बड़ा, और फिर कहा जाता है कि जी वो किसी तरीके से बानी पीटीआई के पास जाएंगे अडयाला जेल में, वहाँ से कुछ मैंडेट लेंगे तो बात बनेगी। देखिए हम ना एज़ वी स्पीक अभी तो आप देख लें पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें तो बार बार यही कहा गया कि जी आपने बातचीत नहीं करनी है, और अचकज़ई साहब को आपने देखा मैंडेट दिया गया लेकिन वो भी अभी देख लें बातचीत नहीं कर रहे, मामला वहीं रुका हुआ है। अब मसला है कि कौन इसको शुरू करेगा। मेरा ख्याल है ना इसके लिए CBM बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक तरफ रिहाई है, दूसरी तरफ मेरा ख्याल है जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है आमना, अगर इसको नकेल नहीं डाली जाएगी, इसको नहीं रोका जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत में डायलॉग जो है ना वो कामयाब होगा। प्रोसेस में आपको मुझे मुल्क को नुकसान होगा, हो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ना सियासी तौर पे जो जमूत आ रही है, 1 साल हो गया है, देखने कमेटी खेला जा रहा है इधर से उधर, इरफान सिद्दीकी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो मुतहर्रिक थे बड़ा इस कमेटी में गवर्नमेंट साइड से, लेकिन बात नहीं बन रही। एक ये है कि अदम एतमाद है दोनों साइड पर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब PTI ये कहती है कि जी हमने इनसे बात नहीं करनी, किसी और से बात करनी है, वहाँ से आपने देखा कल DGISPR ने फिर कह दिया कि ये काम सियासी लोगों का है, हमने बीच में नहीं आना, आप किसी और तरफ जाएं, सियासी लोगों से बात करें। हाँ ये हो सकता है आमना, जो इत्तलात अंदर से आती हैं वो ये हैं कि ये बातचीत का दरवाज़ा खुले, ये दोनों साइड बैठ जाएं और तैयार हो जाएं कि एक दूसरे को क्या देंगे, किन बुनियाद पे ये मामलात को ठीक करेंगे। कुछ एतमाद साजी के लिए, इक़दामात के लिए जो इन्होंने एक एलामिया इजलास ने जारी किया है, इस्लामाबाद में जो इजलास भी हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपने समझते कि जायज़ हैं, जिनमें से अगर हम कहते हैं कि नेशनल असम्बली और ये सेनेट में अपोजिशन लीडर है, वो बातें ठीक है, फिर उसके बाद असीरान की रिहाई हो जाए, मुझे उन पे बिल्कुल ही एतराज़ जी, और उसके अलावा गवर्नमेंट या अपोजिशन दोनों अफवाज पाकिस्तान को इस्तेमाल ना करे अपनी सियासत के लिए, मनफी प्रोपेगेंडा इस हवाले से ना किए जाए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर शायद आगे बढ़ा जा सके। एहतिशाम साहब देखिए बढ़ा जा सकता है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इनका एक एफर्ट जो है ना, ये डायलॉग कमेटी वालों का ये एफर्ट कामयाब हो सकता है, प्रोवाइडेड कि इनको ओनरशिप दोनों साइड से ली जाए। PTI भी थोड़ा एतमाद दे, PTI वाले तो रेडी रिजेक्ट कर देते हैं कि जी इनको तो हमने निकाल दिया, इनको कोई पूछता नहीं है, बल्कि बड़ी आप देखें तहकीर अमेज़ उनके बारे में गुफ्तगू की जाती है, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी जिन्होंने बड़ा ध्यानदारी के साथ में ज़ाती तौर पर लगता है कि कहा है कि मामला ये जो जमूत तारी है, ये अदम इस्तेकाम है, सियासत ने दर्जा हरारत ऊपर चला गया, सबको इसका नुकसान हो रहा है, वो अपनी जगह। अब सवाल आमना आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें अगर आप ये कहें कि जी हमने उनसे बात करनी है, उन्होंने कह रहे हैं मैं नहीं करनी। अगले दिन मुझे एक साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज मिला वहाँ से अडयाला जेल से कि मेरी मुलाकात करा दी जाए आसिम मुनीर से, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। भाई वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, हमारा मामला ही नहीं है। अब इसका हल क्या है? देखिए ना, एक फरीक अगर तैयार नहीं है, वो कहता है जी आप जाके हुकूमत से बात करें। आप कहें कि जी नहीं हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, बात कैसे होगी? एक ही तरीका है कि दोनों साइड के कुछ लोग बैठ जाएं, जो कि एक एफर्ट किया गया था इरफान सिद्दीकी साहब के ज़माने में, 1-2 मीटिंग हुई थी जो अच्छी मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था जी इनिशियली ये काम करते हैं, क्योंकि हुकूमत PTI कहती थी आप हमें क्या दे सकते हैं, हुकूमत कहती है हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, आप बताएं हमें क्या दे सकते हैं। इन अदर वर्ड यही था कि जी आप अपने मामलात थोड़े ठीक करें, ये जो आप मुजाहरा ये बढ़ाई हुई है इसको कम करें। अभी आप देख लें एक तरफ बातचीत आमना हो रही, दूसरी तरफ 8 फरवरी आपने कहा हुआ है पहिया जाम और शटर डाउन की बात कर रहे हैं। हो सकता है उससे पहले कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए। शहाब साहब, डॉक्टर साहब आप कितने इस बार वो हैं, एंटिसिपेशन आपकी क्या है? आप क्या समझते हैं कि वाकई इस बार ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी कुछ रंग ले आएगी, कुछ जो हम देख रहे हैं स्टेलमेट एक अरसे से पाया जा रहा है वो टूटेगा और मीनिंगफुल डायलॉग्स होंगे और कोई रास्ता आगे निकलेगा? जी मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो सकेंगे और ये जो डेडलॉक है ये रहेगा, चूँकि PTI का जो स्टांस है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजिड लिया हुआ है और वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और जो भी बात होती है वो नॉन स्टार्टर करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और उनके जो मेन मसला है उनका वो ये है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का फैसला करने का, प्लस ये कि बहुत सारे ग्रुपिंग और इन फाइटिंग वहाँ पे चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डेडलॉक रहेगा और ये जो आपका फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे तो नहीं नज़र आता कि ये डेडलॉक या ये इस तरह की
कोई भी कमेटी इस तरह की लोग सामने आके और इस मसले को हल कर सकेंगे। इसके लिए तो जो है वो सीरियस होना इसमें पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, डॉक्टर साहब ये जो भी आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है इसको हम लिंक कर देते हैं 804 कैदी से, बानी PTI इमरान खान से लिंक कर देते हैं। अभी चंद दिन पहले मुझे एक साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आखिरी मुलाकात हुई थी, अगरचे बड़े दिन हो गए हैं, शायद 1.5-2 महीने हो गए हलीमा खान की। उन्होंने कहा कि कोई बातचीत ना करें, इनकलाब आ रहा है, बस तैयार है, सब चीज़ समेट के रख देंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि कितना मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म है, और आपको लगता है कि क्या इससे मसला हल हो जाएगा, या अल्टीमेटली जिस तरह शुरू में भी आपने कहा था कि जंगें भी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बातचीत से ही टेबल पे आके बातचीत होती है, उनके जहन में क्या है, उनको क्या लगता है? देखने 1 साल हो गया दुनिया जहाँ के उन्होंने तहरीक चला के देख ली, क्या कुछ नहीं किया, अल्टीमेटली कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, तो उनके पार्टी के लोग मिलते हैं हमें, वो बताते हैं कि वो नहीं मानते, हम क्या करें? तो आपको क्या लगता है कि कहाँ मामले को ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी कोई से तो मुझे तो नज़र आती नहीं है किसी चीज़ में। जैसे अगर उनकी गवर्नमेंट थी, बेसिकली तो हम इकोनॉमिस्ट हैं, और जो असद उमर जो कि जैसे सूडे इंटेलेक्चुअल्स आके बैठ जाते हैं और वो ये शो करते हैं कि एज इफ दे आर द इकोनॉमिक विजर्ड्स, क्या उन्होंने मईशत का हाल किया कि आज तक वो मईशत नहीं पनप सकी जब ये लोग खुद गवर्नमेंट में थे। तो इनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं था, हालांकि 2014 से वो अपना शेडो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर आप खुद नहीं है एक्सपर्ट, तो एटलीस्ट आप एक टीम बना लेते हैं ना, कि आप जो है वो इकोनॉमिस्ट रख लेते, बैंकर रख लेते, फाइनेंशियल एनालिस्ट रख लेते, टैक्सेशन का एक्सपर्ट रख लेते, कोई प्रोफेसर है हमारे पास, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत काबिल रिसोर्स है, इवन ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे अफसरान हैं। मेरा अपना बैचमेट जो तो सर ये मौजूदा दौर कौन सा इकोनॉमी को अपने कदमों पे खड़ा कर चुका है? वो भी सिचुएशन, अगर वो टीम नहीं बना सके, ये टीम बनाकर कुछ कर लेते। यहाँ भी वही हालात चल रहे हैं। यहाँ पे मुलाकातों पर पाबंदी लगा के आप कह रहे हैं कि डायलॉग्स किस तरीके से आप खुद भी माहौल वो फराहम नहीं कर रहे ना, ये भी तो सिचुएशन देखनी चाहिए। पाबंदी तो इस वजह से है ना कि वो किसी किस्म की जो है किसी किस्म का फ्लेक्सिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही ना, कि अगर आप उनसे बात करें तो वो बात डेडलॉक जो है वो और मजबूत हो जाता है। किसी आदमी के पास अख्तियार ही नहीं है बात करने का। PTI में देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सनालिटी जो कि कोई फैसला कर सके, एक्सेप्ट द पर्सन हु इज जिनकी इन्होंने भी बात की है। तो अब इस तरह का माहौल होगा तो फिर ज़ाहिर है डेडलॉक हो जाएगा ना, कि आप सारा अख्तियार अपने हाथ में रख लें। जब इस्तीफे दिए जा रहे थे, लेकिन अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, वो इतना मानी नहीं रखते, तो फिर वाकई हुकूमत को ये सिक्योरिटी के इश्यूज हों या फिर इकोनॉमी के इश्यूज पे तवज्जो देनी चाहिए थी। 2-3 साल से हम वहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई वहाँ पर हमें मामला ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ते, हम साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे, गवर्नमेंट ने किसानों और शुगर इंडस्ट्री से मुशावरत के बाद चीनी के शोबे को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। ये इकदाम नाजरीन IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात का हिस्सा है, जिसके तहत चीनी की कीमत और पैदावार अब मार्केट में तलब और रसद से तय होगी। नई पॉलिसी में गन्ने की सरकारी कीमत ख़त्म, सब्सिडी और बरामदी कोटे मनसूख, जबकि दरामद और बरामद पर आयद पाबंदियाँ भी उठाई जाएंगी। किसानों को गन्ना उगाने, फ़रोख्त करने या गुड़ बनाने की मुकम्मल आज़ादी होगी, जबकि शुगर मिल्स को खाम चीनी दरामद और रिफ़ाइन करने की भी इजाज़त होगी। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले से मुसाबकत बढ़ेगी और माली बोझ कम होगा, लेकिन असल सवाल ये कि डी रेगुलेशन से आवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा। एहतशाम साहब से तज्जिया और ख़बर दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे रॉ शुगर की इंपोर्ट की इजाज़त और इसके अलावा एक्सपोर्ट की आज़ादी हो, नए मिल्स पर पाबंदियाँ हटाने, इन इक़दाम से डोमेस्टिक मिल्स की अगर हम बात करें, इनकी कैपेसिटी के इस्तेमाल पर और साथ ही साथ ओवरऑल जो हमारे ख़ास तौर पे जो स्मॉल वो हैं छोटे काश्तकारों की अगर हम बात करते हैं, उनके लिए क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमने ये बात तो अपनी जगह बहुत दुरुस्त है, जो मेरा ख्याल है ग्लोबल इकॉनमी में जिस तरह देखा जाता है कि डी रेगुलेशन के बड़े फ़ायदे भी हैं। अभी आप देख लें, जब हुकूमती कंट्रोल ख़त्म हो जाते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। अभी आप गंदम को डी रेगुलेट किया आपने, तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए। देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है शायद बाकी जगहों पर भी ऐसा ही होता है
कि ये इससे जब आप कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, डीरेगुलेशन, सेंट्रलाइजेशन होती है चीज़ों की, डीरेगुलेट नहीं करते तो होता क्या है, फिर कार्टेलाइजेशन बढ़ती है। फिर ये चंद एक आपने देखा कंपनियां बैठ के फैसले करती हैं कि कितनी कीमत रखनी चाहिए, चाहे गंदम की है चाहे चीनी की है। देखिए अब सबसे बड़ा मसला जो आप जिक्र कर रही हैं हमने, इस सारे मामले में सफ़र कौन है? आम आदमी। चीनी की कीमत जब हुकूमत मुकर्रर करती है तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप कंपटीशन फ्री कर देंगे, एफिशिएंसी आएगी, और फिर यह कि मार्केट इकोनॉमी की जो बात करते हैं, सारी चीज़ें ये इस तरह तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है इसमें जो दो बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो चीनी की कीमत जब अपना हुकूमत नहीं मुकर्रर करेगी, कंपटीशन होगा तो कीमत कम हो जाएगी, आम आदमी को फ़ायदा होगा। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन आएगी, इसमें लोग इसमें आएंगे। अभी तो एक अरसे से आप देख लें ना, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, शुगर मिल जो है ना नहीं इंस्टॉल कर, नहीं आप लगा सकते, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके फ़ायदे उठाए गए, नाजायज़ फ़ायदे उठाए गए, हुकूमतों ने ख़ुद फ़ायदे दिए। दूसरा मुझे लगता है हमने इसमें जो बड़ा एलिमेंट है फ़ायदे वाला है कि जब आप एक चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हुकूमत इजाज़त देती है, उसमें आपने देखा बड़ी मुश्किल से आपने साल 1.5 साल हो गया है IMF के कहने पे अब सब्सिडी नहीं दी जाती। तो जो चीनी की मिलें वाले हैं ये क्या करते थे? एक्सपोर्ट करके भी फ़ायदा, इंपोर्ट करके भी फ़ायदा, चीनी की महंगी भी कर देंगे, फिर जो आपको मिलेगी सब्सिडी उसका फ़ायदा होगा, तो नतीजतन आम आदमी सफ़र करता है। चीनी की कीमत आप देखने एक मुद्दत से जहाँ है वो भी तक वहीं है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वरना वहीं खड़ी हुई है, कीमत नहीं, उसकी कीमत नहीं कम हो रही। अब सवाल ये कि इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा एक तो किसान को फ़ायदा होगा, उस पर जो कदर लगाई गई थी तुम इसको बेचोगे जाके गन्ना और इसको नहीं बेचोगे, वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो यह है कि उसको आज़ादी हो जाएगी, अपनी मर्ज़ी से अपनी बुआई करेगा, और साथ ही हुकूमत जो अच्छा काम करेगी, जो करना चाहिए, जो कह भी रही है, वो ये है कि जी जो गन्ने की क्वालिटी है, हम बुआई से पहले हम जो है ना वो सारी डिटेल जो है ना किसानों को दे दिया करेंगे ताकि उनकी फसल ख़राब ना हो। तो मेरा ख्याल है अब ना ये एक विन-विन सिचुएशन है। और वो जो ट्रेड बैलेंस है वो कुछ जो अच्छे फैसले आप समझ कोई असर आएगा? ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं कि कभी इंपोर्ट फिर एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वाले मामला ख़त्म होंगे? होंगे, हम ना देखें कार्टेलाइजेशन टूटेगी, और फिर हुकूमत जो है ना, सच्ची बात है मैं तो कहूँगा कि ये रिश्वत के तौर पे काम होता है कि जी एहतशाम को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आमना को दे दें, फ़लाने को ना दें, ये अपने लोगों को फ़ायदे पहुँचाते रहे हैं। अब देख लें एक ज़माने में तो क्या, अभी तक आप देखें नवाज शरीफ की मिले हैं, जरदारी साहब की मिले हैं, चोई शुजात की मिले हैं, किस किस नहीं है, अब सब लोगों की, बड़े लोगों की मिले हैं, वही पैसा बनाते हैं, वही करते हैं, वही परमानेंट लाइसेंस हुकूमत से लेते हैं कि किस वक्त हमने चीनी इंपोर्ट करनी है, किस वक्त एक्सपोर्ट करनी है, खुद ही महंगी करनी, खुद ही सस्ती करनी, तो फ़ायदा उठाने। डीरेगुलेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी, लोग फैसला करेंगे हमने किधर जाना है। जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और लोग भी आएंगे, नई चीनी की मिलों की इजाज़त दे दी जाएगी, तो मेरा ख्याल हमने बहुत फ़ायदा होगा। आपको याद होगा एक ज़माने में सर रिस्क क्या है फुली डीरेगुलेट करने में? आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं हुकूमत के लिए? देखिए बड़ा चैलेंज तो यही है कि इसको दयानतदारी से आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। यह है कि डीरेगुलेट करने के बाद भी हुकूमती कंट्रोल बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे डर यही है कि बीच में फिर हुकूमत जो है ना वो इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं करेगी। जब माली मफादात की बात आ जाएगी तो अपने MNAs हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने वेल विशर हैं जो आपको पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं आपकी जो इलेक्शन के दिनों में, आप उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें चीनी की मिलें, गंदम की मिलें, इस तरह बाकी जो मिलें वाले हैं ना उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है। लेकिन एक बात तय अपनी जगह पे कि IMF जिस तरह नज़र रखे हुए है, मेरा ख्याल है उनको भी नज़र आ रहा है कि जितना माली नुकसान इसको हुकूमत को होता था इस प्रोफेशन में ख़ुद चीज़ों को डीरेगुलेट करने में, वो ख़त्म हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि हमारा बजट का खसारा कई हवालों से ये भी एक बोझ बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आए दिन सब्सिडी। फिर आप देख लें जिस तरह डॉलर में भी आप देख लें जिस तरह ये सारा काम होता है, उसमें लोग कमाई करते हैं, हुकूमत को नुकसान होता है। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ ये है कि जब इसकी चीनी की प्रोसेसिंग के हवाले से जो मिलों को आप एक कदर लगाई जाती थी कि आपने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, उन्हें भी छूट मिल जाएगी। जिस तरह रॉ चीनी बाहर से इंपोर्ट करके वो यहाँ पे इसको रिफ़ाइन करेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करके और दोबारा रिफ़ाइन करने के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन मौजूदा हालात में हमने जिस तरह होता रहा है, गंदम में भी होता है, इस तरह भी होता रहा है कि बुनियादी तौर पर चीनी की कीमत इसलिए कम नहीं होती कि चीनी बराए नाम बताया जाता है कि जी इस साल इतनी चीनी पैदा होगी, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। पता चलता है कि मार्केट में हुकूमत के पास और या पास्को के पास इतने यूनिट नहीं, इतने मन चीनी नहीं होती थी और चीनी बेच दी जाती थी
थी, एक्सपोर्ट कर दी थी, या नतीजतन फिर क्राइसिस पैदा होता था और फिर चीनी महंगी होती थी, जो अभी भी हम देख रहे हैं कि महंगी है। तो मेरा ख्याल है डी रेगुलेशन से हुकूमत को भी पता चलेगा, IMF की तलवार भी होगी, मीडिया का भी एक रोल होगा, और इंडिपेंडेंटली जब सारे मिल के लोग ऑपरेट करेंगे, उनको एहसास होगा कि एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, कंपटीशन लाना पड़ेगा, नई इन्वेस्टमेंट होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर को इसका फ़ायदा होगा। जी वी होप इसी तरह से मामला चलें। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। कालमी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से मुल्क को इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हालात दरपेश होने के सबब दिफाई अखराजात को $1.55 ट्रिलियन तक करने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद तेल की जंग में तेज़ी आ चुकी है। अमेरिका ने रशियन ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया है और वेनेजुएला से करोड़ों बैरल तेल लेने का ऐलान भी किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक वेनेजुएला के तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम अमरीकी अकाउंट्स में जमा होगी और इस पर मुकम्मल इख्तियार अमरीका का होगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 3 से 5 करोड़ बैरल तेल फराहम करेगी और आमदन उनके सदारती कंट्रोल में रहेगी। इसी दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई हैं। चाइना ने अमरीकी इक़दामात को गुंडागर्दी करार दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या दिफाई बजट तेल पर कंट्रोल की अमरीकी ख्वाहिश दुनिया को किसी नए आलमी तरफ धकेल रही है? क्या मंजरनामा बनने जा रहा है और इस वक्त अमरीकी अज़ाइम क्या हैं? इस पर बात करने के लिए चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, अमरीकी सदर के हम देख रहे हैं तहलका खेज़ इक़दामात एक के बाद एक जारी हैं। वीकेंड से सारे मामला शुरू हुए वेनेजुएला पर, जिस तरीके से हमला आवर हुए अमरीकी अफवाज, और उसके बाद हमने देखा कि उनके सदर को कैप्चर करना, और उसके बाद एक एक बयान कभी ग्रीनलैंड के हवाले से हो या कभी जो बाकी मामला हैं क्यूबा या ईरान के हवाले से मामला हो। अब रशियन ऑयल टैंकर को कैप्चर करना, उसको तहवील में लेना, एक आप समझते हैं नई जंग की जानिब तैयारी शुरू हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात तो जंग तो होगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि सदर साहब जो ट्रंप हैं उन्होंने तो यही कहा था कि वो एक अमन के दाई हैं, जंगें रुकवाने के लिए अमल करते हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो जंगें रुकवाना नहीं चाह रहे, बल्कि जंगों में बढ़ोतरी देना चाह रहे हैं। और आपने देख लीजिए कि किस तरीके से मामलात जो हैं, पहले उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो एक मेरे ख्याल में मौक़िफ़ लिया था उससे मुनहरिफ हुए, उसके बाद अलास्का कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर यूक्रेन को तो उन्होंने बिल्कुल रूस की तहवील में दे दिया एक किस्म का, जिसके ऊपर यूक्रेन को बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे तशवीश है। तीसरी जानिब जो है वो आपने देखा ईरान पर हमला कर दिया, गज़ा के ऊपर जो उनका फार्मूला था अभी तक तो शर्म शेख वाला, उसके अंदर तो मेरे ख्याल में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब जो ये वेनेजुएला वाला मामला है ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर पहले हमला किया गया, पहले उनको सदर को तहवील में ले लिया गया और बाद में जो है फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक शख्सियत जिसके ऊपर मुकदमा चला ही नहीं है, जिसके ऊपर जो है कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ, उसको और उसकी अहलिया को आपने सिर्फ इसलिए पकड़ लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया इस बात के ऊपर जो है वो बात कर रही है कि बाकायदा सिर्फ तेल के ज़खायर जो कि तकरीबन 303 बिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला के पास मौजूद है, जो दुनिया का तकरीबन 18% बनता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुएला का जो तेल है ये एक खास क्रूड ऑयल है जिससे ज़्यादा डीजल की पैदावार होती है और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेट्रोल वाले तेल से बेहतर हैं। अब वेनेजुएला का जो जितना तेल का जो काम है उसको सफाई करने के लिए जो उसकी रिफाइनरीज हैं वो अमेरिका की ये कंपनियां हैं जिनके पास ये स्पेशलाइज्ड रिफाइनरी हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आ रही है कि ये क्या चक्कर है। अब ये कोई इसके अंदर जो है मामलात कुछ और नहीं। आप ये देखें ना, चले सदर जो निकोलस मेडुरो हैं इनको तो एक साइड पे कर दें, लेकिन यही बात जो है वो सदर ह्यूगो चावेज भी तो करते रहे, जो 1999 से जो है वो 2013 तक रहे, उन्होंने भी तो यही बात कही थी। अब मसला यहाँ यह है कि ये तमाम ऑयल के चक्कर के अंदर अब पहले रूस से तेल लेने वाले ममालिक के खिलाफ जो है वो पाबंदियां ऐड करना, फिर उसके बाद जो है रूस और चीन को जो है बाकायदा जो है ललकारना,
जब उन्होंने वापस ललकारा 3 सितंबर 2025 को मिलिट्री परेड के अंदर चाइना में, तो सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया जो है वो बाईपोलर यूनिपोलर नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर हो गई। यानी कि वाज़े इशारा दिया कि रूस और चीन जो है वो भी अब जो है वो सुपर पावर हैं। लेकिन 8 तारीख को सितंबर की जो है वो कतर पर अचानक जो है इजराइल की जानिब से रॉकेट दागा जाता है, और रॉकेट भी ऐसे जो मिसाइल जो दागा जाता है वो भी एक ऐसे वक्त में जब कतर की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, जो दिफाई मुआहदा है, वो अमेरिका के पास है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो थी वो नहीं की गई, और बाद में उसी वक्त इजराइल ने कहा कि हमें अमेरिकन पूरी सपोर्ट थी और अमेरिका जो था वो इसके अंदर शामिल था। फिर अब आप ये देखें कि जिस तरीके से वेनेजुएला में कार्रवाई हुई, इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो ये कह रहा है, बाकायदा ललकार रहा है चीन को और रूस को कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर हूं तो सिर्फ मैं हूं। ये भी एक बड़ी अहम बात है कि वेनेजुएला डिफेंस बजट जो रेज करने का कहा जा रहा है, ये आप समझते हैं कि ये भी इसी जानिब इशारा है कि आगे अमेरिका किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर रहा है? और साथ ही साथ क्या अमेरिका इतने सारे महाज एक साथ खोल सकता है? वहाँ से वेस्ट से भी रिएक्शन आ रहा है, ग्रीनलैंड के हवाले से हम देख रहे हैं, बरतानिया और जर्मनी या फ्रांस हो, उनकी जानिब से भी रिएक्शन आ रहा है। सो इतने महाज खोलना अमेरिका के लिए, आप नहीं समझते सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है? देखिए, सदर ट्रंप जो है वो पहली बात यह है कि अपने जो अभी मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो अमेरिका के अंदर बिल्कुल होने वाले हैं, और सदर ट्रंप जो हैं उसके बाद उनको पता है कि वो 2 दफ़ा से ज़्यादा सदर रह नहीं सकते। उन्होंने मल्टीपल महाज खोल के असल में दुनिया का पैसा वो जो है वो कशीद करना चाह रहे हैं सिर्फ अमेरिका के लिए। अमेरिका वैसे भी दुनिया की 4% आबादी है और दुनिया के 34% जो कुदरती वसाइल हैं वो खा रहा है। तो जमहूरियत तो यही मेरे ख्याल में उसका जनाजा निकल जाता है। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो इस टाइम पे वेनेजुएला था उसके अंदर हाई लेवल का एक चाइनीज वफ्द जो है वो मौजूद था, और अमेरिका ये चाहता है कि कोई चाइना का जो मामला है वो इस खित्ते के अंदर ना आए, यानी कि जो सदरन अमेरिका है उसके अंदर ना आए, ये कॉन्टिनेंट के अंदर ना आए। तो जो भी है वो नॉर्थ को मिलता रहे। ये अब जो हेजमोनिक डिजाइन है जिसमें आपने अभी कहा कि उन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ा दिफाई बजट जो है उसको जो है वो इनिशिएट कर दिया है, और साथ ही साथ जो है वो जंगों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। वो कनाडा के साथ पहले उन्होंने बात की, कनाडा के हवाले से आपको पता है कि बड़ी और तशवीशनाक उनकी बातचीत थी, बड़ा कनाडा में रद्द अमल आया। फिर उन्होंने जो है यूक्रेन के ऊपर उनका जो मौकफ था वो बिल्कुल जो है वो यू टर्न ले गया। जो गजा का हवाला है वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से वहाँ जेनोसाइड जारी है और पूरी दुनिया ने उसको वीटो किया, मां सवाए वो अपना जो उनके हक में रहे, मां सवाए अमेरिका के जिसने बार बार वीटो किया। अब ये तमाम चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं कि वो ये जो अब वसाइल की जंग है इसके लिए अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है, और वसाइल वो दुनिया के सारा खरीदना चाहता है, सारे वसाइल को महफूज करना चाहता है। और अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने जो अमेरिकन न्यू वॉर्स हैं, जिनको मैं इकोनॉमिक वॉर्स कहूंगा या मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के वॉर्स हैं, उनको जो है वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि वो दिफाई बजट के अंदर इंक्रीज चाह रहे हैं, वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। CIA जो है वो इस किस्म के ऑपरेशन, जो स्टिंग ऑपरेशन जिनको कहा जाता है, वो कर रही है। ये सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा? लेकिन आखिरी बात यह है कि जो चाइना है और रूस, उनको ये समझना चाहिए है कि अगर लोगों को वक्त पड़ने के ऊपर वो काम नहीं आएंगे तो दुनिया उनको सुपर पावर नहीं मानेगी। मशरिक वुस्ता में उन्होंने अपना मुकाम कम कर लिया, ये मशरिक वुस्ता उनके हाथ में आ सकता था। उस तरीके से दखल अंदाजी करने की कोशिश की जाती है तो फिर इम्तिहान इन ममालिक का भी कि वो रीजन में आने वाली ऐसी फोर्सेस को किस तरह से उनका रास्ता बंद करेंगी। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। प्रोग्राम के आखिर में अमरीका से खबर शामिल करेंगे जिसके शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से खातून की हलाकत पर मुजाहरे हो रहे हैं। वाकया उस वक्त पेश आया जब वफाकी इमिग्रेशन एहलकारों ने एक 37 साला खातून की गाड़ी के करीब कार्रवाई की। हुकाम के मुताबिक खातून ने मुबैना तौर पर एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिस पर एक एहलकार ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने के बाद गाड़ी सड़क के किनारे जा टकराई और खातून हलाक हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने फायरिंग को अपने दिफा में करार दिया है। ताहम मिनियापोलिस के मुताबिक
मेयर का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने वाक़े की वीडियो देखी है जो सरकारी मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखती। मेयर के मुताबिक वीडियो में खातून किसी को कुचलने की कोशिश करती नज़र नहीं आई। फायरिंग के बाद इलाके में शदीद एहतजाज शुरू हो चुका है। पुलिस के मुताबिक खातून ना तो इमिग्रेशन कार्रवाइयों का हदफ थी और ना ही गैर मुल्की थी। इस वाक़े के बाद नायब सदर DJ वांस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन एहलकारों की सपोर्ट हम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन अफसरान को पता होना चाहिए कि उनका सदर, नायब सदर और पूरी इंतज़ामिया उनके पीछे खड़ी है। बुनियाद परस्तों के लिए जो वफाकी एहलकारों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ कानून का नफाज हम मज़ीद सख्ती से करने जा रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त गिर पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त होंगी तो एहतजाज ख़त्म होगा या बढ़ेगा, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।